वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं 12th फिजिक्स की थर्ड यूनिट, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसका पार्ट 1 आज शुरू करेंगे और यूनिट का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नियम करेंगे, बायो-सेवर्ट लॉ, उसको आज समझेंगे। उससे पहले लेकिन कुछ बातें हमें समझनी पड़ेंगी मैग्नेटिज्म के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि आपने 10th में पढ़ा है। ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया जिसके बाद हमें पता चला कि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो हम ऑस्टेड का प्रयोग भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये बायो-सेवर्ट लॉ का, वो हम करेंगे। इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है इसका वेक्टर फॉर्म करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ का। साथ ही विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर को हम डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की कॉन्सेप्ट आपने 10th में पढ़ी है। एक चुंबकीय चुंबक हो, दंड चुंबक NS बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा है कि एक आवेश होता है, तो आवेश के आसपास जहाँ तक उसका फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसको कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र। इसी तरह से चुंबक के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है उसका चुंबकीय क्षेत्र। यदि एक नीडल इसके पास रखी हो चुंबकीय सुई, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो संरेखित होती है। ये बल रेखाएं हैं जो आपने 10th में बनाई हैं। इस पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक। ये आपने 10th में पढ़ा है और नेक्स्ट चैप्टर में आप इसको पढ़ेंगे भी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी चुंबक के आसपास जहाँ तक इसका आकर्षण बल अनुभव किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और यदि एक दंड चुंबक के पास एक चुंबकीय सुई लाई जाए या चुंबकीय सुई के पास उसे लाया जाए तो सुई उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती है और इस पूरे चुंबकीय क्षेत्र को हम बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब ऑस्टेड के प्रयोग के बारे में बात करें। एक डच भौतिक शास्त्री ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया। ये बड़ी क्रांतिकारी खोज थी। उन्होंने ये एक चालक में धारा प्रवाहित की और देखा कि उसके पास रखी चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, वो विक्षेपित हो जाती है। ये एक चुंबकीय सुई है। उन्होंने इस प्रयोग में क्या किया? ये NS एक चुंबकीय सुई, इसके समानांतर ऊपर एक तार रखा, चालक तार, उसमें एक सेल E, एक RH रियोस्टेट जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं, एक कुंजी K लगाकर इसमें धारा प्रवाहित की, यानी कुंजी K को दबाया। तो उन्होंने देखा कि इस चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। किसी भी चुंबकीय सुई में विक्षेप तब उत्पन्न होता है जब उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इससे प्रूफ हो गया कि किसी तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए गए उनको हम सिलसिलेवार देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि जब तार में धारा प्रवाहित नहीं की जाती तो चुंबकीय सुई तार के समानांतर रहती है, यानी जब तक धारा नहीं बह रही है तब तक वहाँ आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही कुंजी को दबाकर धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई एक ओर विक्षेपित हो जाती है। धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा बदल जाती है। ये देखिए, जब हम इस कुंजी के को दबाते हैं यानी इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबकीय सुई इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है। इससे ये पता चला कि तार में धारा बहाने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये हो गया। तो निष्कर्ष ये निकला इस प्रयोग से कि किसी भी धारावाही चालक में या चालक में धारा प्रवाहित की जाए और धारा प्रवाहित हो रही है यानी चार्ज मूव कर रहा है, उसको कहते हैं गतिमान आवेश। इसके कारण आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यही घटना क्या कहलाती है? धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। इसमें कुछ बातों पर आपको गौर करना आवश्यक है। पहली बात तो ये, फर्स्ट यूनिट में हमने जो पढ़ा
स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। फर्स्ट यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वहाँ हम स्थिर आवेश की चर्चा करते हैं। उसके आसपास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन यदि आवेश गति कर रहा है, गतिमान आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। एक और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विद्युत धारा केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, विद्युत क्षेत्र नहीं करती। विद्युत धारा यदि है तो धारावाही चालकों पर नेट चार्ज क्या होता है? शून्य होता है। जितना प्लस उतना ही माइनस। नेट चार्ज शून्य है तो चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो विद्युत धारा केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, विद्युत क्षेत्र उसमें उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि मूव कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं बायो सेवर्ट की। फ्रांसीसी दो वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर एक धारावाही करंट कैरिंग कंडक्टर के एक छोटे से हिस्से, जिसको हम अल्पांश कहते हैं, करंट एलिमेंट कहते हैं, उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए प्रयोग किया। और वो जितने ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए, निष्कर्ष निकाले, उसके आधार पर मिला के एक नियम बना जिसको बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये एक XY चालक तार है, इसमें I धारा बह रही है, इसका एक अल्पांश है ये DL लंबाई का अल्पांश, यानी छोटा सा हिस्सा, करंट एलिमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, तो इसमें धारा बह रही है। तो उसने बता ही दिया था ऑस्टेड ने, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको बायो सेवर्ट ने कैलकुलेट किया और उससे एक नियम बना। वो नियम क्या था? उसने ये बताया कि ये जो dB उत्पन्न हो रही है ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला, ये जो dB है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तार में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। जितनी धारा ज़्यादा होगी उतनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। दूसरा, अल्पांश या धारा अवयव जिसको करंट एलिमेंट कहते हैं कि लंबाई DL के अनुक्रमानुपाती होती है। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट DL। तो ये दूसरा इक्वेशन हमारा आ गया। तीसरा, इस अल्पांश और अल्पांश को इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच बनने वाले कोण थीटा, इसकी साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये हमारा तीसरा आया। और चौथा, अल्पांश से ये जो करंट एलिमेंट है इससे बिंदु P की दूरी कितनी है? R है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कूलॉम्स के नियम में भी हमने व्युत्क्रम वर्ग नियम है, इसलिए दूरी का वर्ग आता है, इसमें भी दूरी का वर्ग आता है। तो ये चार फैक्टर हमारे पास आए, इन चारों को हमने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। ये चार आए, dB समानुपाती I, dB समानुपाती DL, dB समानुपाती साइन थीटा और dB समानुपाती 1/r²। इन चारों को मिला देंगे तो चारों समीकरणों को मिलाकर लिखेंगे तो आएगा dB इज इक्वल टू, जो समानुपाती है वो ऊपर, जो व्युत्क्रमानुपाती है वो नीचे, IDL साइन थीटा अपॉन r²। जैसा कि आप जानते हैं समानुपाती को जब हम बराबर में बदलेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाएंगे, वो कांस्टेंट k है। तो यहाँ पर k नियतांक है, ये बराबर में कन्वर्ट हो गया। इसकी वैल्यू माध्यम और मापन की पद्धति पर डिपेंड करती है। k की वैल्यू होती है SI यूनिट में एयर और वैक्यूम के लिए μ0/4π। आपको याद है कूलम्स लॉ में हमने यही इसी प्रकार का कांस्टेंट लगाया, वो था 1/4πε0। उसकी वैल्यू होती थी 9 × 10⁻⁹। यहाँ पर μ0/4π की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻⁷। तो इस k की जगह हम इसको रख देंगे μ0/4π को। तो हमारा इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा? dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r²। ये बायो सेवर्ट नियम का परिमाण है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dB इज इक्वल टू 10⁻⁷ IDL साइन थीटा अपॉन r²। तो ये कंप्लीट मिला के जब आप पूरा करेंगे तो ये बायो सेवर्ट नियम है। ठीक है, अब इसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे तो एम्पियर को परिभाषित करेंगे। उससे पहले ये देख लें कि μ0/4π की वैल्यू है 10⁻⁷। तो μ0 की वैल्यू क्या होगी? 4π × 10⁻⁷। इसको क्या कहते हैं? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। जैसे वहाँ ε0
वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं, और इसका यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये चीज़ें वस्तुनिष्ठ में ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। ये हमारा फार्मूला है, dB इक्वल्स टू, ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो उसके कुछ और अन्य मात्रक हैं। एक तो टेस्ला है ही है, यहाँ पर लिखा हुआ है। एक होता है यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं, आप इनको याद रखिए। एक यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इंग्लिश में भी यहाँ नीचे लिखा है। और एक है टेस्ला जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो एसआई में 3 मात्रक हो गए, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर और टेस्ला। सीजीएस में इसका यूनिट है गॉस या ऑस्टेड, वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। लेकिन कन्वर्जन आपको याद रखना है, एक गॉस 10⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और एम्पियर को डिफाइन करते हैं। ये हमारा बायो-सेवर्ट नियम का सूत्र है। अब यदि इस फार्मूले में dB की वैल्यू हम रखें कितनी, 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, dl का मान रखें 1 मीटर, r की वैल्यू रखें 1 मीटर और थीटा की वैल्यू इसमें रखें 90 डिग्री। तो इनको रखें तो ये 10⁻⁻7 से 10⁻⁻7 कैंसिल हो गया, ये 1 और ये sin 90, आप जानते हैं sin 90 1 होता है। अल्टीमेटली I की वैल्यू कितनी आएगी, 1 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर वह धारा है या धारा का वह मान है जो 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबे चाप में प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर 10⁻⁻7, ये हमने लिया था, 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। तो इस तरह से हमने एम्पियर को इसमें परिभाषित भी कर दिया। अब हम बायो-सेवर्ट नियम का वेक्टर फॉर्म करेंगे। ये हमारा बायो-सेवर्ट नियम है, μ0/4 IDL sin θ/r²। इसको आप याद कर लें। हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमने एक r का ऊपर गुणा कर दिया और एक r का नीचे गुणा कर दिया, तो ये r² था, तो यहाँ हो गया r³ और यहाँ इंटू r आ गया। अब देखिए इस r को हम यहाँ लिख दें IDLR sin θ। आप जब 11th में थे तो आपने इसी फिजिक्स में वेक्टर के 2 प्रोडक्ट पढ़े हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos θ, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल्स टू AB sin θ, और यहाँ आता है यूनिट वेक्टर n। ये आपने पढ़ा है, यानी क्रॉस में AB sin θ, ये इसका परिमाण आता है, यूनिट वेक्टर उसकी दिशा बताता है। अब आप इस इक्वेशन को देखें, इसमें DLR sin θ लिखा है, यानी ये वेक्टर DL और वेक्टर R का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। यानी DLR sin θ को हम वेक्टर DL इंटू वेक्टर R लिख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन ये ऊपर वाला है, ये हो जाएगा μ0/4 I इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया, वेक्टर DL इंटू वेक्टर R, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो वेक्टर DL इंटू वेक्टर R अपॉन R³, ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म आ गया बायो-सेवर्ट नियम का। ये इस तरह से ये वेक्टर फॉर्म हो गया। इसको एक और तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो और देखिए। 11th में ही आपने यूनिट वेक्टर की कॉन्सेप्ट पढ़ी है, एकांक सदिश। एकांक सदिश को जब हम निकालते हैं तो इस सूत्र से निकालते हैं, वेक्टर A अपॉन मॉड वेक्टर A। यहाँ वेक्टर A आता है, मॉड वेक्टर A लिखें या A लिखें केवल, जैसे AB sin θ अभी लिखा था, तो A यानी मॉड होता है, केवल परिमाण होता है उसका मतलब। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, इसको एक दूसरे रूप में लिखेंगे यूनिट वेक्टर के रूप में। तो हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर R को यहाँ हमने लिखा और इस R³ में से एक वेक्टर R यहाँ लिख दिया, ये मॉड ही है तो मॉड वेक्टर R लिख दिया, R लिखें या मॉड R लिखें। तो ये जो पूरी वैल्यू आई ये R³ के बराबर आ जाएगी। जिस तरह से A³ यहाँ लिखा है उसकी वैल्यू क्या है, A वेक्टर अपॉन वेक्टर A। तो ये क्या है, वेक्टर R अपॉन वेक्टर मॉड वेक्टर R। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी है A∩, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, R∩। तो हम इसको लिख सकते हैं I वेक्टर DL R² इंटू R∩। ये भी वेक्टर फॉर्म है।
तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी दिशा dl वेक्टर और r वेक्टर दोनों के सम्मिलित तल के लंबवत होती है और ये निकाली जाती है मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम से या दाहिने हाथ की हथेली के नियम से। किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, पहले 10th में आपने पढ़ा है। इसमें दो बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन में, इस केस में जो हमने किया है वो db की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ होती है और इसे क्रॉस से शो किया जाता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होती है तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? क्रॉस से। और यदि ऊपर की तरफ होती है तो इसको डॉट से दर्शाया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, आज के वीडियो में हमने चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा को पढ़ा, ऑस्टेट के प्रयोग को पढ़ा और सबसे ख़ास हमने बायो-सैवर्ट नियम को पढ़ा, उसके वेक्टर फॉर्म को पढ़ा, उसके डायरेक्शन को देखा और एम्पियर को परिभाषित किया। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा और यदि समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।